नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है महेंद्र और आपका बहुत बहुत स्वागत है इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन सुबह डेली करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 27 नवंबर 2024 और 27 नवंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन इस सेशन में कवर करने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर डिटेल एनालिसिस जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा उससे आपको और ज़्यादा फैक्ट है उस पीडीएफ के अंदर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिलेंगे। तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक उत्थान के लिए वैश्विक शांति पुरस्कार दिया गया। देखिए, अल्पसंख्यक उत्थान के लिए वैश्विक शांति पुरस्कार दिया गया है, वो दिया है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को वैश्विक शांति पुरस्कार दिया गया है अल्पसंख्यक उत्थान के लिए। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये पुरस्कार किसने दिया है सर? तो ये पुरस्कार दिया है AIAM। ये AIAM क्या है? इस AIAM का मतलब हुआ एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज किसको बोलते हैं आपको पता है? अल्पसंख्यकों को इंग्लिश में माइनॉरिटीज बोलते हैं। ठीक है, और AIAM का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज। इस संस्था के द्वारा, ये एक नवगठित संस्था है। ठीक है, इस संस्था के द्वारा अभी अमेरिका की मेरीलैंड के अंदर, कहां पर? अमेरिका की मेरीलैंड में, मैं लिख देता हूं, मेरीलैंड अमेरिका के अंदर AIAM के द्वारा कल एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया गया, वैश्विक शांति पुरस्कार। एक्चुअल के अंदर जो ये वैश्विक शांति पुरस्कार है, इसका नाम ये वैश्विक शांति पुरस्कार नहीं, अपन बोलते हैं इसको वैश्विक शांति पुरस्कार। इसका सही से नाम, अगर इसका ऑफिशियल नाम की बात करें तो इसका नाम है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। इसका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। पीस यानी शांति, शांति अवार्ड है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड इसका एक्चुअल में नाम है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर जहां तक की संभावना है क्वेश्चन ऐसा एज इट इज आ जाए, फिर भी अगर नहीं आए दूसरे फॉर्मेट के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड किसको दिया गया, तो वहां पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर वैश्विक शांति पुरस्कार की ही बात हो रही है। ठीक है, जो कि इस बार मोदी जी को दिया गया है। किसने दिया है? AIAM ने दिया। इसका मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज। ठीक है, ये जो AIAM है अभी नया नया बना है, इसका काम क्या है? तो भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यक समुदायों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, इसको बनाया गया था। यानी भाई वाला भारत के अंदर जो अमेरिकी है और अमेरिका के अंदर जो भारतीय समुदाय है, ठीक है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उनका कल्याण किया जाए, उनके हितों में कार्य किया जाए, इसके लिए इस संस्था को बनाया गया था। AIAM को बनाया गया था, एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज को बनाया गया था। ठीक है, और इस बार का जो वैश्विक शांति पुरस्कार है, जिसको अपन सही नाम से जानते हैं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड, वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। मेरीलैंड अमेरिका के अंदर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसके अंदर इनको दिया गया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इस प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पुरस्कार मोदी जी को दिया गया, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर मोदी जी उपस्थित नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति के अंदर उनको यह पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई? देखिए, पशुपालन और जो डेयरी विभाग है, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग है, वो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार देती है। ठीक है, कौन देती है? पशुपालन एवं डेयरी विभाग देता है। कौन सा पुरस्कार देता है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष देता है। तो इस वर्ष भी दिए गए, 2024 के इस बार दिए गए। ठीक है, ये 2024 लिखा हुआ है, समझ गए। अब देखिए, पशुपालन और डेयरी विभाग दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको ही ये पुरस्कार मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है, पुरस्कार उन्हीं को दिया जा रहा है। 3 इंपॉर्टेंट पुरस्कार कल दिए गए थे जो आपको याद रखने हैं, और जो अपनी पीडीएफ आएगी उस पीडीएफ के अंदर उन तीनों को मैंने अच्छे से लिख रखा है। एक पुरस्कार दिया गया था बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजेनस ब्रीड्स का। किसको? रेणु। रेणु कहां से संबंध रखती है? झज्जर हरियाणा से। इसके अलावा एक पुरस्कार दिया गया बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव कंपनी। जो बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव कंपनी का अवार्ड है वो किसको मिला है? गबत मिल्क प्रोड्यूसन कोऑपरेटिव सोसाइटी को। किसको? गबत मिल्क प्रोड्यूसन कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव कंपनी का पुरस्कार। ये कहाँ की कंपनी है? ये अरावली गुजरात की कंपनी है। इसके अलावा
बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, AIT बोला जाता है। क्या बोला जाता है, AIT बोला जाता है। AIT का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में AIT बोला जाता है। और बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक का अवार्ड किसको दिया गया, भास्कर प्रधान को। कहां से हैं, उड़ीसा से हैं भास्कर प्रधान। इन तीनों अवार्ड को ध्यान रख लेना, एग्जाम के अंदर इन तीनों अवार्ड में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इस बार के जो राष्ट्रीय गोपाल रतन पुरस्कार हैं, जो पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। तीनों ही अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बता देता हूं, बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजिनस ब्रीड्स का अवार्ड है वो रेणु, जो कि जर्जर हरियाणा से संबंधित है। बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव कंपनी है वो गबत मिल्क प्रोड्यूसन कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया गया है, जो कहाँ की है, अरावली गुजरात की है। बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी का अवार्ड किसको दिया गया है, भास्कर प्रधान को, जो कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं का उद्देश्य किससे संबंधित है। देखिए ये जो अभियान है, अब कोई बहाना नहीं, 25 नवंबर को प्रारंभ हुआ था। कब, 25 नवंबर को। 25 नवंबर को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं, आपको पता है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अपन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 25 नवंबर को। और 25 नवंबर को ही अब कोई बहाना नहीं अभियान चलाया गया। तो ये किससे संबंधित है, लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने से संबंधित अभियान है। अभियान का नाम क्या है, अब कोई बहाना नहीं, ठीक है। अब कोई बहाना नहीं, लिंग आधारित हिंसा जो हो रही है, लिंग आधारित हिंसा का मतलब है आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, ठीक है, आप ट्रांसजेंडर हैं, इन चीजों पर जो हिंसाएं हो रही है, ठीक है, उन हिंसाओं को खत्म करने के लिए अब कोई बहाना नहीं अभियान चलाया गया है। कब से, 25 अक्टूबर से चलाया गया है। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर जनता, सरकार और जो प्रमुख हितधारक संगठन है, ये सारे लोग मिलकर ऐसे कुछ योग्य कदम उठाएंगे जिनसे लिंग आधारित हिंसा खत्म हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस अभियान के अंदर सहयोगी कौन कौन है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। एक तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका सहयोगी है। कौन, महिला एवं इसका एक प्रमुख जो सहयोगी है इस प्रोग्राम का, अब कोई बहाना नहीं का, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दूसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंटरनेशनल संस्था है, संयुक्त राष्ट्र महिला, संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग। तो ये भाई ये तीन संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र महिला मंत्रालय है। इन तीनों ने मिलकर 25 नवंबर से एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया, अब कोई बहाना नहीं, जिसका मुख्य विषय क्या है, किस लिए चलाया गया है, लिंग आधारित हिंसाओं को खत्म करने के लिए इसको चलाया गया। तो सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद करने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इंडिया ग्लोबल फोरम का उद्घाटन कहां किया गया। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है भाई। इंडिया ग्लोबल फोरम, इस बार का जो इंडिया ग्लोबल फोरम हुआ था उसका उद्घाटन दुबई में हुआ था। कहां पर, दुबई में। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। अब इसके अंदर एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है ये मैं बताऊं। अगर क्वेश्चन को एकदम इजी रखना है तो सीधा सीधा यही पूछा जाएगा, इंडियन ग्लोबल फोरम का उद्घाटन कहां किया गया, और आप इसका राइट आंसर करके आ जाओगे दुबई। लेकिन जहां तक मुझे लगता है क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछे जाने की संभावना कम है। इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि जो इंडिया ग्लोबल फोरम 2024 दुबई के अंदर जिसका आयोजन हुआ था, उसकी थीम क्या थी, क्या थी उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी असीमित क्षितिज। क्या थी, असीमित क्षितिज। असीमित क्षितिज थी। इंडिया ग्लोबल फोरम जो दुबई के अंदर आयोजित हुआ था उसकी विषय क्या था, उसका थीम क्या था, असीमित क्षितिज। असीमित क्षितिज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लिमिटलेस हॉरिजॉन्स, ठीक है, हाँ, लिमिटलेस हॉरिजॉन्स या असीमित क्षितिज इसकी विषय रखी गई थी जो दुबई के अंदर आयोजित हुई थी इंडियन ग्लोबल फोरम। सर ये था क्या, ये 3 देशों के मध्य हुआ था, भारत, यूएई जिसको संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं, और अफ्रीका। इन तीनों देशों के नेताओं के मध्य ये हुआ था,
किस लिए हुआ था? टेक्नोलॉजी के अंदर, वित्त के अंदर, और जो भी नई चीजें हो रही है, रिसर्च हो रहे हैं, जो नवाचार हो रहे हैं, इन तीनों क्षेत्र के अंदर इन तीनों देशों का सहयोग बना रहे हैं, इसलिए ये फोरम हुई है। ठीक है, कौन सी? दुबई के अंदर इंडिया ग्लोबल फोरम, जिसके अंदर 3 देश, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और अफ्रीका, तो इन 3 देशों ने मिलकर की है। इससे क्या होगा? जो भारत का लक्ष्य है 2047 का, भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक, तो भारत के विजन 2047 के अंदर, और एक यूएई का भी शताब्दी मिशन चल रहा है, आपको पता है? यूएई का भी शताब्दी विजन चल रहा है, यूएई 2071। यूएई का 2071 का मिशन चल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को सही दिशा के अंदर, सहयोगात्मक दिशा के अंदर ले जाने के लिए ये इंडियन ग्लोबल फोरम हुई थी, भारत, यूएई और अफ्रीका के मध्य, दुबई के अंदर हुई थी। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? असीमित सिटीज, लिमिटलेस हॉरिजॉन्स। क्या? लिमिटलेस हॉरिजॉन्स। आता है इंग्लिश थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि पिछले 60-65 दिनों से सर लगातार क्लास ले रहे हैं, सिंगल ऐसा दिन नहीं गया जब आपकी क्लास नहीं होती है, डेली के डेली करंट अफेयर को मैं कवर करवा रहा हूँ, और मैं आपसे एक चीज़ का प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे देना, आप यूपीएससी सीएससी दे देना, स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे देना, आरएस, पटवार, ग्राम सेवक, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बैंक, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम दे देना, जितने दिन का, ऐसा नहीं है पूरा, जितने दिन का मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आपको करंट अफेयर पढ़ाया, उसमें से सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मुझे बता देना। मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ता हूँ जो एग्जाम में मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, चाहे मुझे क्लास कितनी लंबी करनी पड़े, चाहे क्लास में तेज कंटेंट पढ़ाना पड़े, चाहे कंटेंट को कितना भी डीप में पढ़ाना पड़े। आपको बोरिंग लगता होगा, लगता है आपको बोरिंग लगने के पीछे एक रीज़न है, एक सॉलिड रीज़न है। आपको ये क्लास बोरिंग क्यों लगती है, उसके पीछे के मेरे पास एक सॉलिड रीज़न है, और वही सही है। देखिए, यूट्यूब बहुत बड़ा सागर है, और बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक आपको करंट अफेयर पढ़ाते हैं, सभी सम्माननीय हैं, लेकिन आपको पसंद वही आते हैं जो कंटेंट की बात कम करे और हंसी मजाक की ज़्यादा करे, क्योंकि ये जो आपका अभी जो आपकी एज ग्रुप है या जो मेरी एज ग्रुप है, उसके अंदर वो चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटी रखती हैं। ठीक है, हाँ, है नहीं वो प्रायोरिटी लाइक है नहीं, लेकिन प्रायोरिटी रहती है कि कुछ थोड़ा अक्सर जोक सपाट कर दें, कुछ ऐसी बात कर दें जिससे सब मज़ा सा आ जाए। ठीक है, करने को तो कर सकते हैं, क्योंकि जब करंट अफेयर अपन इतने डिटेल में पढ़ा सकते हैं, इतनी चीज़ें याद करके मैं आपको अगर बता सकता हूँ, या तो जोक भी कर सकता हूँ, और सच पूछो तो कभी अगर मौका मिले तो ये तो ठीक है, ऑनलाइन क्लास है और एजुकेशन का है तो ठीक है, वरना कोई टाइम था जब स्टैंड अप कॉमेडी होती है ना, वो तो अच्छी कर लेते थे। ठीक है, तो ठीक है, अभी पढ़ो यार, पढ़ाई के लिए अपन ये क्लास पढ़ाई के उद्देश्य से लगा रहे हैं, तो मेरा यही मानना है कि करंट अफेयर पढ़ो, और अगर आपको लग रहा है कि सर कंटेंट वास्तव में ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, जोक सपाट नहीं कर रहे हैं, कंटेंट अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। एक आधा शेयर मारने से आपका कुछ नहीं होगा, आप जब इसको शेयर करोगे तो आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि सर आपने कितनी गंदी चीज़ शेयर की है, पर आप करते ही गंदी हो सालो, ये करना ही नहीं आपको। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस पीडीएफ को ले लेना, लेकिन वहाँ पर आपको मंथली पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी? मंथली पीडीएफ मिलेगी। अगर आपको डेली चाहिए तो ये नंबर है आपको दिख रहा है 9887809083, इस पर मैसेज कर देना, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ हमें डेली के डेली चाहिए, हम आपको डेली मैसेज नहीं करेंगे, वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर ऐड कर देंगे, जहाँ आपके नंबर किसी को नहीं दिखेंगे, आपके नंबर एकदम सेफ रहेंगे। हमें पता है आजकल नंबरों की प्राइवेसी बहुत ही जरूरी है, खासकर जो मेरी बहनें हैं उनके नंबरों की तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड करेंगे, और वहाँ आपको डेली की डेली ऑटोमेटिक पीडीएफ मिलती रहेगी। ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से, इसको जरूर आप सर्च करना। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको किसी भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके हाथ से लिखे हुए बहुत शानदार नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, उनको वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हो। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से, इसको फॉलो कर लोगे तो कोई भी नई वैकेंसी आएगी उसका नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। कोई भी करंट की अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर कवर करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, पहली टेमा मपकादान रेलवे लाइन कहाँ चालू हुई? ठीक है, मपाकादान, टेमा मपाकादान रेलवे लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत में नहीं है, हालांकि ये गाना के अंदर चालू हुई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर वित्त पोषित, इसको कौन कर रहा है इस योजना को, तो भारत कर रहा है। ठीक है, इस पे पूरी अपन बात करते हैं। पहली टेमा
मपाकादान रेलवे लाइन कहां पर चालू हुई है? घाना देश के अंदर चालू हुई है, ठीक है। घाना के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? नाना अखुफो अडो। कौन है? नाना अखुफो अडो, ठीक है। नाम बड़ा अजीबोगरीब है ना, आप तो नाना याद रखना। घाना के राष्ट्रपति कौन है? नाना। नाना ने अभी इसको हरी झंडी दिखा के इस रेलवे लाइन को चालू किया है। भारतीय कंपनी है एक, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन? एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, याद रखना है कौन सी कंपनी? एफकॉन्स, मैं लिखा देता हूं। भारत की जो एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है ये इसको बना रही है, ठीक है। इस रेलवे लाइन को भारत की एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। ये गेज रेलवे लाइन है। इसके अंदर टोटल खर्च की बात की जाए तो $747 मिलियन का खर्चा हुआ है। कितना? $747 मिलियन का खर्चा हुआ है। कितना? $747 मिलियन का। इसके अंदर बहुत सारे पुल ही पुल बनाए गए हैं। रेलवे लाइन के अलावा इसमें जो पुल बनाए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेलवे लाइन के अलावा इसके अंदर वोल्टा नदी पर, कौन सी नदी पर? वोल्टा नदी पर। ये परियोजना बनी कहां पर है? वोल्टा नदी पर। वोल्टा नदी पर इसको बनाया गया है, जिसके अंदर एक तो 300 मीटर लंबा तो रेलवे पुल बनाया गया है। कितना? 300 मीटर लंबा एक रेलवे पुल है, जिस पर 7 यात्री स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा 7 स्टेशन बनाए गए, रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, ठीक है। 4 इसके अलावा अलग से रेल पुल बनाए गए हैं। 11 पुल है वो सड़कों के नीचे बनाए गए हैं। 22 सड़कें हैं उनके ऊपर पुल बनाया गया है, ठीक है। तो 11 सड़कों के तो नीचे पुल बनाया गया है, 22 सड़कों के ऊपर पुल बनाया गया है, ठीक है। 7 यात्री स्टेशन बनाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी परियोजना है घाना के अंदर, ठीक है। इसका नाम क्या है? टेमा मपाकादान, ठीक है। मेन इसके अंदर रेलवे लाइन है, जिसको बना कौन रही है? एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की कंपनियों बना रही है। $447 मिलियन का इसके अंदर टोटल खर्च हुआ है। और इस परियोजना के अंदर पैसे कौन दे रही है? इंडिया एक्सिम बैंक क्रेडिट। कौन? इंडिया एक्सिम बैंक क्रेडिट। एक्सिम बोल रहा हूं मैं। इंडिया एक्सिम बैंक क्रेडिट के माध्यम से इसको वित्त पोषित किया जा रहा है, घाना की टेमा मपाकादान रेलवे लाइन को। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसको खास तौर से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, भारत में कहां 1950 के बाद पहली बार संविधान दिवस मनाया गया? ठीक है, कल था 26 नवंबर और 26 नवंबर को अपन क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कल अपन ने किस क्रम का संविधान दिवस मनाया, आपको पता लग जाएगा आप कितना क्या पढ़ते हो, ठीक है। 1950 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर संविधान दिवस मनाया गया। आपको पता है 1950 के अंदर संविधान लागू हुआ था, उसके बाद संविधान लागू होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर संविधान दिवस मनाया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके लिए जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख की कोर्ट है, ठीक है, उसने भी ये साफ साफ बोला था कि आपको इसकी प्रस्तावना पढ़नी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो उच्च न्यायालय है उसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान दिवस पर पढ़ने के आदेश दिए थे। उसके बाद में श्रीनगर के अंदर शेर ए कश्मीरी इंटरनेशनल कन्वेंस सेंटर जो बना हुआ है, क्या श्रीनगर में शेर ए कश्मीरी इंटरनेशनल कन्वेंस सेंटर जो बना गया है, उसके अंदर 26 नवंबर को ही जो उपराज्यपाल है, कौन है वर्तमान में? मनोज सिन्हा, उनके उपस्थिति के अंदर वहां पर संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा गया था। पूरा मैटर क्या है मैं आपको फिर से बता देता हूं। वर्तमान के अंदर 1950 के बाद पहली बार 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने साफ साफ निर्देश दिए थे कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य के अंदर इस बार संविधान की प्रस्तावना अपन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पढ़ेंगे। उसके लिए फिर जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने उस चीज को फॉलो करते हुए श्रीनगर के शेर ए कश्मीरी इंटरनेशनल कन्वेंस सेंटर पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया और वहां पर संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा गया। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। भारत तंजानिया संयुक्त रक्षा बैठक कहां आयोजित हुई? अभी एक संयुक्त रक्षा बैठक का आयोजन हुआ था, इसमें यह पूछा गया कि भाई कहां पर हुआ था, ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं आपको एक बार देख लेता हूं, आवाज तो आ रही है ना अभी आपके पास। भारत तंजानिया संयुक्त रक्षा बैठक का आयोजन गोवा के अंदर हुआ था। इस बार कहां पर हुआ था? ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, गोवा के अंदर हुआ था। तीसरी क्रम की ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो संयुक्त बैठक है भारत तंजानिया संयुक्त रक्षा बैठक, ये तीसरे क्रम की है, ठीक है। संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक है ये, 26 नवंबर को ही हुई थी,
गोवा के अंदर ये हुई थी, जिसके अंदर प्रशिक्षण हो गया, ट्रेनिंग हो गई, समुद्री सहयोग हो गया, रक्षा उद्योग हो गए, और भी रक्षा संबंधी जो मुद्दे थे उस पर भारत और तंजानिया के मध्य बातचीत हुई थी और इनके दोनों देशों के मध्य सहयोग को बढ़ाने को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी। अब बात करते हैं तंजानिया देश की। कभी मैंने आज तक आपको तंजानिया के बारे में स्टैटिक्स जी के पढ़ाया नहीं है, तो आज तंजानिया आया तो मैंने सोचा आज पढ़ा देता हूँ। तंजानिया की राजधानी इंपॉर्टेंट है भाई, डोडोमा। डोडोमा क्या है? तो डोडोमा तंजानिया की राजधानी है, ठीक है। तंजानिया की मुद्रा है तंजानियाई शिलिंग, ये क्या है? यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है? तो सवाहिली भाषा बोली जाती है। कौन सी? सवाहिली भाषा बोली जाती है। 3 फैक्ट आपको याद हुए। अब करंट के 2 फैक्ट बनते हैं, क्या है? वर्तमान में भाई तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलूह हसन है। और वर्तमान के अंदर प्रधानमंत्री कौन है? तो कासिम माजलीवा, माजलीवा नाम है उनका पूरा, कासिम माजलीवा। तो ध्यान रखना है, कासिम माजलीवा कौन है? तो तंजानिया के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलूह हसन है। आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो सवाहिली बोली जाती है। मुद्रा कौन सी है? तंजानिया शिलिंग है। राजधानी डोडोमा है। भारत तंजानिया के बीच में तीसरे क्रम की संयुक्त रक्षा बैठक का आयोजन हुआ था गोवा के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नवंबर को, यानी कल होने वाला है, 28 नवंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन लेंगे? तो हेमंत सोरेन लेंगे। ऑप्शन नंबर 1। 28 नवंबर को झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन रहे भाई हेमंत सोरेन। नए तो क्या पहले थे, लेकिन नए कार्यकाल के लिए बन रहे हैं। मैंने आपको कल कुछ चीजें बताई थी, उसका फिर से रिवीजन करवा देता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, जिसको जेएम बोला जाता है, उसके गठबंधन ने 56 सीटें जीती है, ठीक है। कितनी? उसके गठबंधन ने, जेएम के गठबंधन ने 56 सीटें जीती थी टोटल, और जेएम से ही राष्ट्रपति बन रहे हैं, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही हेमंत सोरेन को राष्ट्रपति बनाया, वो मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। झारखंड का राष्ट्रपति क्यों बनाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटें तो 34 थी, ठीक है। 16 सीटें उसके गठबंधन कांग्रेस की थी। इसके अलावा आरजेडी की 4 सीटें थी, और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीपीआई बोलते हैं, उसकी कितनी? 2 सीटें थी। तो इस प्रकार 56 सीटें थी। बीजेपी की मात्र 21 सीटें थी। टोटल कितनी सीटें हैं झारखंड के अंदर? 81 सीटें, जिसमें से 56 जेएम गठबंधन ने जीता है। तो जेएम गठबंधन ने अपने नेता के रूप में किसको चुना है? हेमंत सोरेन को चुना है। पहले भी हेमंत सोरेन ही थे, और इसी के चलते कल हेमंत सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। किसने? हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। 2024 की विधानसभा चुनावों के अंदर 81 में से 56 सीटें वापस मिल गई हैं, तो वापस ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो ये कब बनेंगे? 28 नवंबर को इनका शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, ठीक है। तो सारे फैक्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिए, आपको याद रख लेना। ये था भाई 27 नवंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक जीके के साथ जितने अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ये आप पीडीएफ जरूर ले लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।